एक मैच तो जीत कर दिखाओ, शायकीन कर रहे हैं शाहीनों से मुतालबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी वनडे कार्डिफ में जारी है। इंग्लैंड को सीरीज में 4-0 की बढ़तरी हासिल है। अब साख बचाओ, एक मैच तो जीत जाओ। आखिरी वनडे के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। समी असलम और मोहम्मद इरफान को आउट और शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया गया है। मैच पर मजीद बात सिकंदर बख्त और दानिश अनीस के साथ। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला सुल्तान और अफसा कोमल आपका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कार्डिफ में 5वां और आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद। सिकू भाई, उमर गुल की बॉलिंग अभी हम देख रहे थे, किस किस्म की बॉलिंग हो रही है? सही है, कोई लाइन और लेंथ का सेंस इस वक्त नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, आप देखें शॉर्ट गेंद भी वो कर रहे हैं और डाउन द लेग साइड भी गेंद कर रहे हैं, जहाँ से उनको दोनों तरफ उसी तरफ पिटाई उनकी हुई जा रही है। 2 चौके इस ओवर में भी खा चुके हैं। 2011 का मुझे सेमीफाइनल याद आ रहा है वर्ल्ड कप का मोहाली में, उधर भी उन्होंने सहवाग को जो है ना शुरू के 2-3 ओवर में जो चौके खा लिए थे और बोल्ड मार दिया है हसन अली ने इस वक्त जो रूट को। बॉल हल्की सी अंदर आई और 9.1 ओवर में अब इंग्लिश टीम का दूसरा खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट गया है। इस तरह इंग्लिश टीम के 64 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हैं। सीधी ड्राइव मार रहे थे सिकू भाई, बॉल की लाइन को मिस कर मुझे लगता है कि वो जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उन्होंने यही सोचा हुआ है कि मैक्सिमम रन्स कर लें। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की एक लिमिट है और इनसाइड एज हो गया, मगर ये कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं रन्स बना। सिकू भाई, ये गेंद एक क्लियर एग्जांपल था कि अगर आप लाइन और लेंथ पर थोड़ी सी तवज्जो करें और आप सीधी बॉल भी कर रहे हो तो इवेंचुअली आपको विकेट मिल सकती है। आज मैं एक नोट कर रहा हूँ एक चीज़ कि ये दूसरा इंसिडेंट है कि भी जो रूट को भी किसी ने कुछ कहा है। उससे पहले जब आमिर ने आउट किया तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही थी हेल्स को, जो कि टीवी पे नज़र आ रही थी। मुझे लगता है कि कहीं फ़ाइन ना हो जाए उनके ऊपर। और अभी भी मैंने देख रहा है कि उनको आउट होने के बाद जो रूट जो है पाकिस्तानी प्लेयरों को जवाब दे रहे हैं, तो या तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं हमारे लड़के, जो अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। सिकू भाई, एक जवाब हमें भी दे दें, कितना स्कोर बन रहा है आज पाकिस्तान के खिलाफ और क्या हम चेस डाउन कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है 300 तो करेंगे वो। अब 300 से ऊपर कितने करते हैं वो बोनस होगा। और मगर ये कि क्रिकेट का भाई कुछ ही नहीं पता दानिश। अभी हम ये कह रहे हैं कल अभी 2-4 और आउट हो जाएं तो पता चले कि स्कोर नीचे बैठ जाए और रन्स कम हो जाएं। लेट्स होप जी पाकिस्तान आज कम से कम आज का मैच जीत कर अपनी साख बचाने में कामयाब हो। अपडेट्स का सिलसिला जारी और आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर से। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी, इसके लिए आपको ज्वाइन करें साथ ही अब्दुल्ला सुल्तान और अफसा कोमल। अभी कराची से आपको खबर देंगे, मैच की बात भी होती रहेगी बुलेटिन में आगे चलकर। औरंगी टाउन में हुआ यह है कि सरकारी जमीन पर कायम एमक्यूएम के 2 दफातर को गिरा दिया गया है। गिराए गए दफातर गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर तामीर किए गए थे। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान एमक्यूएम के गिराए जाने वाले दफातर की तादाद अब 61 हो गई है। औरंगी टाउन कराची में सरकारी जमीन पर कायम एमक्यूएम के 2 दफातर को गिराया गया है। मनाजिर में आप देख सकते हैं, गिराए गए दफातर गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन पर तामीर किए गए थे और गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान अब एमक्यूएम के गिराए जाने वाले दफातर की तादाद 61 हो गई है। और एक बार फिर से कुछ इसी किस्म के मनाजिर देखने को मिले जैसे अक्सर हमें बकर ईद पर देखने को मिलते हैं। कराची में नाजमाबाद के इलाके में क्रेन की मदद से बैल को फ्लैट की छत से नीचे उतारा गया, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शहरियों की बड़ी तादाद, अहले इलाका की बड़ी तादाद ये मनाजिर देखने के लिए इस गली में जमा थी। ये शख्स है जिन्होंने 7 बैल अपने घर की छत पर, अपनी बिल्डिंग की छत पर बांधे थे, पाले थे और अब इनका साइज इतना बड़ा हो गया है कि सीढ़ियों से इन्हें उतारना मुमकिन नहीं रहा था, इसीलिए क्रेन का सहारा लिया गया। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, क्रेन की मदद से इस बैल को नीचे उतारा जा रहा है और जो ही ये मजीद नीचे आता है हमने देखा है कि खासी मज़ाहमत भी करता है। कुर्बानी के लिए घर की छत पर 7 बैल पाले गए थे, जिनमें से एक को आप उतरता हुआ देख सकते हैं। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं नाज़िमाबाद 3 नंबर के, जहां पर छत पर पाले गए बैल उतारे जा रहे हैं क्रेन की मदद से और ये खासी मुज़ाहमत भी करता है। अथरा ज़रा गुस्से में आ गया है, ज़ाहिर है उसे आदत नहीं है इस तरह के एडवेंचर्स की, तो वो परेशान है ज़रा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारी का सिलसिला जारी है और क्योंकि आज इतवार का रोज़ है तो लोग और भी ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं। इस वक्त मंडियों की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नवीन अली, कराची से राना जावेद और मुल्तान से अहमद बुज़दार। अभी हम चलते हैं सबसे पहले कराची और वहां पर राना जावेद से अपडेट लेते हैं। राना जावेद, बताइएगा, आप सुबह से मवेशी मंडी में सर्वे भी कर रहे हैं, क्या कीमतें चल रही हैं, क्या अपडेट है, कोई मुनासिब कीमत के जानवर हैं?
अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा कीमतें हैं, फ़रोख्त कीमतें ख़रीद जो है बहुत ज़्यादा है, मुमकिन नहीं आम आदमी के लिए ख़रीद सके। लेकिन मैं आज शायद वो खुश नसीब इंसान होऊंगा जो इस महंगी तरीन मवेशी मंडी से सबसे सस्ता तरीन जानवर ख़रीद लूँगा और सबसे खूबसूरत जानवर, बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात उसकी यह है कि मैं उसे बाइक पर लेकर भी घूम सकता हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं कि उसके लिए मुझे सुजुकी करवानी पड़ेगी। मैं आपको इस जानवर से मिलाता हूँ, उसका नाम है, दिखाइए भी हमें जानवर। आपको नज़र नहीं आ रहा? नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा, हमें आप ही नजर आ रहे हैं और आप बता रहे हैं, बड़ा तारीफ कर रहे हैं, तो हम जरा एक्साइटेड हो रहे हैं कि आपका जानवर है कहाँ। जी मैं आपको अब्दुल्ला मैं दिखाता हूँ आपको, छोटा डॉन इसका नाम है। ये हमारा छोटा डॉन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये 14 इंच का बकरा है, इसका नाम छोटा डॉन इसके मालिक ने रखा है। ये चाय पीता है, दूध पीता है और बहुत महंगी महंगी चीज़ें खाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 14-15 हज़ार का मिल जाएगा। अब आप बताइएगा इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? ये ग्रोन अप बकरा है या बकरे का बच्चा है? ये बिल्कुल पूरा बकरा है, 2 दांत हैं इसकी, कुर्बानी के लिए बिल्कुल दुरुस्त बकरा है ये। पता इसकी कीमत कितनी होगी? मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि ये 15,000 मैक्सिमम, अगर बताऊं। मुझे लगता है 20 से 25 का होगा। हाँ मेरा भी ख्याल है कि 20 से 25 होगा। लेकिन इनके जो मालिक हैं उनसे पूछते हैं कि कितनी कीमत है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर इसका नाम एक तो डॉन क्यों रखा, पहले तो ये बताएं। ये अभी आप इसकी क्लिप बनाए देखें, सारे बकरे से डरते हैं, इसलिए हमने इसका नाम छोटा डॉन रखा हुआ। कितने का देंगे आप? ये एक गिफ्ट है और गिफ्ट की कोई कीमत तो नहीं होती भाई, लेकिन फिर भी कोई शौकीन अगर 10 लाख रुपए देगा तो इंशाल्लाह हम इसको सेल कर देंगे। मैं मंडी के नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इस छोटे बकरे की अभी आप इसके कमालात देखें। ये कोई बकरा चाय पीते हुए आपने देखा है? सर मैं मंडी के नहीं पूछ रहा, मैं इस जानवर की पूछ रहा हूँ। इस जानवर के 10 लाख रुपए कोई शौकीन। इसमें कितना गोश्त निकलेगा? 4 से 5 किलो गोश्त होगा। 10 लाख का 4 किलो गोश्त, तो आप वो भी तो खड़ा हुआ, दो तकरीबन 1200। और अब्दुल्ला आप लोगों ने देखा कि इस जानवर के जो है, जो छोटा सा जो जानवर है, इस छोटे डॉन के मालिक बिल्कुल 10 लाख रुपए जानवर के। क्या करतब करता है? बिल्कुल इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब ये, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब ये बड़े बकरों के साथ जाता है तो वो उससे डरते हैं, इसकी वजह से इसका नाम छोटा डॉन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये तो खास, जब ये यहाँ आएगा तो सारे बड़े बकरे से डर के भागते हैं। ये जितना क्यूट है उतना ही ज्यादा दीगर जानवर हम देख सकते हैं। राना जावेद, आपने हमें बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े खूबसूरत जानवर से मिलवाया। हम रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली, और उनसे जानते हैं उन्होंने कोई इतना मुनफरिद जानवर देखा है। नवीन बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। बकरे, उसके अलावा जो है और ऊँट तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत जानवर है वो यहाँ पर ऊँट है। ऊँटों के ऊपर मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग की गई है, उनके ऊपर ईद मुबारक और छोटे छोटे से चाँद और मेहंदी से फूल और बहुत ज़्यादा उनको सजाया गया है। और यहाँ पर अभी तक जो है सबसे प्यारा ऊँट जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, राजू नाम है उस का। और जब यहाँ के उसके व्यापारी से बात हुई तो उसका कहना था कि वो 7 लाख रुपए में वो ऊँट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर उस ऊँट को देखने वाले भी बहुत लोग हैं, उसको खरीदने वाले भी बहुत लोग हैं। मेरे साथ कुछ खरीदार हैं उस ऊँट के, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो कितने का इसका रखते हैं, घर से बजट लेके निकले और कितने का इन्हें मिल रहा है। जी मुझे आप बताओ कि कौन सा जानवर यहाँ से लेने के लिए आया और क्या उसका एस्टिमेट लगाया? हमने राजू लेना है, वो जो 7 लाख रुपया रकम बता रहे हैं उसकी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर साल खूबसूरत जानवर लिए और हमें वो काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत लगा और हमने उसका 2.5 लाख रुपये रेट लगा दिया है। और वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख का नहीं होना, ये आपको 5 लाख में फ़ाइनल होगा। लेकिन हमने उनको 2.5 लाख रुपये कर दिया है, अब आगे उनकी मर्ज़ी है। हम आज बिल्कुल 7 लाख का ऊँट 2.5 लाख में डिमांड की जा रही है। देखने वाले बहुत लोग हैं, खरीदने वाले बहुत लोग हैं। देखते हैं, ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा राजू का फ़ैन है, जब से आया तब से वो यहीं पर है। इससे भी जानते हैं कि इसकी क्या फीलिंग्स है। जी बेटा आप बताओ। मैंने पापा के राजू लेके थे, पापा लेके नहीं थे, उसको नींद वाड़ी भी लिखा हुआ, पापा लेके नहीं थे। नवीन, अगर राजू आप हमें भी दिखा सकें तो हम भी देखें कि 7 लाख रुपए इसके मांगे जा रहे हैं। इसकी क्या खास बात है, कितना कोई खूबसूरत हसीन जानवर है? राजू दिखाइएगा जरा। जी बिल्कुल, आप मेरे पास वो देख सकते हैं, वो राजू है। इस तरफ अगर आप देखें, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो राजू है, इसके व्यापारी का ये कहना है कि ये राजू को उसने बहुत ज़्यादा खिला पिलाकर लस्सी और पराठे, देसी घी के पराठे व्यापारी के मुताबिक इसको खिलाया पिलाया गया है और इस वजह से बहुत ज़्यादा नवीन हमें दिखा रही है ऊँट जिसकी कीमत तो 7 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन जो खरीदार आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम 2-2.5 लाख से ऊपर का नहीं खरीद सकते जानवर। तो नवीन आप हमारे साथ हैं, कराची से राना जावेद हमारे साथ हैं, मुल्तान से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद बुज़दार हमारे साथ हैं।
अहमद मुज़्ज़ार, आप बताइएगा मुल्तान की किस मंडी में मौजूद हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है? सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है या फिर एक्चुअली सौदे हो भी रहे हैं? जी, यहाँ पर जो मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर जो मंडियाँ कायम हैं, इनमें से जो अब जनूबी पंजाबी मंडी है जहाँ पर ऊँट जो है वो बहुत तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो आने वाले ऊँट हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में कशीदाकारी के ऊपर की गई है ताकि जो गाहक है वो भी अट्रैक्ट हो और जो लेकर जाने वाला बंदा है वो भी आगे जब कुर्बानी करे तो उसके घर में रहें तो बच्चे जो हैं उसको देखकर खुश हों। इस कशीदाकारी के दौरान जो है ये इसकी जो रेट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर इस जो विंडो पर हमने देखा है शॉपिंग वो चल रही है, लोग आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि आज छुट्टी है तो इस वजह से भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर हमने मंडियों में देखी है। तमाम ऊँट जहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं वहाँ पर चंद लोग ऐसे हैं जो ऊँट के शौकीन हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और ऊँट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले रहे हैं। और तमाम लोगों का ये कहना है कि ऊँट की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बहर हैं इस दफ़ा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ख़रीद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं इनके दरमियान जो है मुकाबला भी होता है डेली की बुनियाद पर। कशीदाकारी वाली चादरें भी डाली जा रही हैं, सजावट का खास एहतमाम है। और कराची में छोटे डॉन की धूम है। राना जावेद ने हमने मुलाकात कराई छोटे डॉन से और राजू से हमें मिलवाया नवीन अली ने। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब बात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जिसकी मवेशी मंडी में मौजूद 12 लाख रुपए का राजनपुर से लाया गया भोला बैल लोगों की तवज्जो का खास मरकज बना हुआ है। भोले की खुसूसियात और मंडी का अहवाल बता रही हैं नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में, जहां पर राजनपुर से आया भोला लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसके जो मालिक है इसकी कीमत 12 लाख रुपए मांग रहे हैं और इस भोला की जो उम्र बताई जा रही है वो 3.5 साल की बताई जा रही है। भोला का वजन 42 मन है और इसको घर में पाला गया है। इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या खुसूसियत इतनी कि आप इतना महंगा इसे बेच रहे हैं। क्या खुसूसियत ये है, इसको 2-3 साल पाला हुआ है घर में, 5 किलो दही और इसकी खुराक जो दलिया था और सूड़ी स्पेशल वाली और इसको खिला के हैं। ज़िंदा 42 मन है और इंशाल्लाह इसमें बावल ही अपना मंडी में साथ जानवर कोई नहीं होगा। ये थे भोला के मालिक जिन्होंने बताया कि उन्होंने इसे घर में पाला है और इस वक्त इस्लामाबाद की जो मंडी है उसमें इससे महंगा और इससे बड़ा जानवर कोई भी नहीं है। जी, बकरीद की तैयारियों के हवाले से आपको जियो न्यूज़ पर मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों का कहना है कि अकल के अंधे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है और बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात है। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि हुकूमत के वज़रा से कहता हूं कि हम नहीं, आप इलाकाई जमात से ताल्लुक़ रखते हो। मौला बख्श चांडियों ने मज़ीद कहा कि सिंध में एक नुमाइंदा अब्दुल हकीम बलोच जा चुका है। जमहूरियत के दुश्मनों, अनकरीब आपकी नींदें हराम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क का दौरा करेंगे। बिलावल अपने अंदाजे गुफ्तगू और नखरों में अपने नाना जैसे हैं। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौला बख्श चांडियों ने कहा कि अकल के अंधे कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के दुश्मनों की अनकरीब नींदें हराम हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क का दौरा करेंगे। जमहूरियत के दुश्मनों, पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान के दुश्मनों, अनकरीब आपकी नींद हराम हो जाएगी। हमारा पुराना जाहो जलाल आपको अनकरीब नजर आएगा। ये भी बेवकूफ़ हैं, कहते हैं पीपल्स पार्टी इलाकाई जमायत है। आज भी जाओ पाकिस्तान के छोटे छोटे शहर में जाओ, आपको पीपल्स पार्टी के परवाने मिलेंगे। मैं हुकूमत से कहता हूँ, हुकूमत के जाहिल वजीरों को कहता हूँ, आप इलाकाई पार्टी हैं और वो भी पंजाब की नहीं, पंजाब के मखसूस इलाके की पार्टी है। पूरे पंजाब में आपकी नुमाइंदगी नहीं है। मौला बख्श चांडियों का कहना था कि मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहे मगर एक बार भी मुल्क के लिए जान देने की बात नहीं की। मियां साहब 3 बार वजीर आजम रह चुके हो, कभी एक बार कह दो कि पाकिस्तान के लिए जान दूंगा, कौन अलीन तो कौन नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो वो है, सच्चा मुसलमान है। उसको पता है दिल में कोई पल ऐसा होता है जो बात कहो तो पूरी हो जाती है, इसलिए वो कहता नहीं कि मैं जान दूं। कोई वही टाइम हो कबूलियत का और जान देनी पड़े। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से नफीसा शाह और निसार खोड़ो समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। और सिर्फ यही नहीं, खैरपुर में पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान बेनज़मी भी देखने को मिली।
मुशीर इत्तला सिंध मौला बख्श चांडियो ने तकरीर जब शुरू की उससे पहले वर्कर्स की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। धुआंधार तकरीर, उससे पहले हुल्लड़बाजी और खैरपुर में पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में बिजली चोरी का इंकशाफ भी हुआ है। बिजली की मेन लाइन से कुंडा लगाया गया था। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में दिन दिहाड़े चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया गया। कन्वेंशन में बिजली की मेन लाइन से डायरेक्ट कुंडा लगाया गया। वर्कर्स कन्वेंशन में मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो और निसार खोड़ो के अलावा पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा शरीक थे। कुछ सियासी खड़ाक की मजीद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर की एहतसाब रैली में वजीर आजम नवाज शरीफ से 4 सवालों के जवाब मांग लिए और धमकी दी कि उन्हें सवालों के जवाब ना मिले तो ईद के बाद रायविंड मार्च करेंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली रात गए खत्म हो गई। रैली के शुरुआत से खिताब में इमरान खान ने वजीर आजम के सामने 4 सवालात रखे, जिनमें मुतालबा किया कि पाक लेन में खरीदे फ्लैट्स की दस्तावेजात दिखाएं, अरबों रुपए कहां से आए, पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया और ये कि बैंकों के जरिए पैसा बाहर गया या मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान खान ने जवाब न मिलने की सूरत में ईद के बाद रायविंड जाने का ऐलान भी किया। आप मियां साहब 4 सवालों के जवाब दे दें। अगर आप ये नहीं देंगे, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि ईद के बाद हमारा रुख रायविंड होगा। तहरीक इंसाफ की रैली को दीगर ओपोजिशन जमातों काफ लीग, पाकिस्तान अवामी तहरीक, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की हिमायत भी हासिल थी। रैली पर रद्द अमल में वजीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम खोखले नारों और बेमकसद एहतजाज से बेजार हैं। दानियाल अजीज ने कहा कि इमरान खान को हर फोरम पर शिकस्त हो चुकी है। रैली के बायस कल दिन भर शहर के मुख्तलिफ रास्ते जो कंटेनर लगाकर बंद किए गए थे, आज खोल दिए गए हैं। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज हुकूमत मुखालिफ 2 रैलियां निकाली गईं। एक रैली अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद ने निकाली तो दूसरी रैली पाकिस्तान अवामी तहरीक ने निकाली, जिसमें ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर सानिया मॉडल टाउन के जांबहक अफराद के किसास का मुतालबा किया। इन रैलियों पर रद्द अमल में राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद तबाही लाने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ताहिरुल कादरी की क़यादत में रावलपिंडी में किसास मार्च किया। मार्च के शुरुआत से खिताब में ताहिरुल कादरी ने कहा कि शहीदों के खून पर समझौता नहीं होगा, हुकूमत को किसास तो देना होगा। जनरल राहील शरीफ साहब ने ये कहा था, वादा किया था कि मॉडल टाउन के शहीदों का इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। ताहिरुल कादरी ने ये भी बताया कि किसास मार्च में अब भी 2 ऑप्शन हैं, एक इस्लामाबाद की तरफ मार्च और दूसरा जाती उम्रा की तरफ। दूसरी तरफ शेख रशीद ने भी लाल हवेली से लियाकत बाग तक रैली निकाली। यहाँ शुरका से खिताब में उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ को चैलेंज दिया कि वो उनके साथ कौमी असम्बली के हल्का 55 और 56 में इलेक्शन लड़कर देख लें। 55 और 56 में मेरे साथ आके इलेक्शन लड़ लो। इन जलसों पर रद्द अमल में नून लीग के सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि ताहिरुल कादरी का जहनी तवाजुन हिल गया है। उन्होंने रायविंड जाने की गलती की तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, जबकि शेख रशीद तबाही लाने की बातें कर रहे थे। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान अवामी तहरीक की रैलियों में उठाए गए मुतालबात, सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपने वक्त दिया। इमरान खान ने 4 सवालात उठाए हैं, पूछे हैं वजीर आजम से और कहा है कि डाकू लुटेरे इख्तिदार में आकर मुल्क तबाह कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी मौला जट। आज रात को जब मैं इमरान खान को सुन रहा था तो यकीन माने कि मौला जट भी इससे अच्छी और सोफिस्टिकेटेड गुफ्तगू करता था। लेकिन बहरहाल मौला जट याद आया रात को। 4 सवाल मेरे भी हैं। इनके सवालों के जवाब तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते कि ये इस मुल्क के नंबरदार नहीं है, ये इस मुल्क की अदालत नहीं है, ये इस मुल्क की नैब नहीं है। इमरान खान साहब का इशू कुछ और है। इमरान खान साहब का इशू एहतसाब नहीं है। इमरान खान साहब का इशू इलेक्शन जीतना नहीं है। उनका इशू सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से वजीर आजम बना दे, कि सोनिया वजीर आजम बना दे, जालिमा वजीर आजम बना दे। तो मेरे भी 4 सवाल हैं। पहला सवाल कि अपने बच्चों की सही तादाद बताए कौम को। नंबर 2, उन्होंने 2013, 14, 15 में क्या टैक्स दिया। नंबर 3,
2013 में इनकी जायदाद की कीमत थी 4 करोड़, 15-16 में 1 अरब कैसे क्रॉस कर गई। चौथा सवाल कि वो जो इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दाखिल की हुई है पीटीआई वालों ने कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, आपने टैक्स चोरी भी की है, आपने पार्टी का पैसा भी खाया है, उसका जवाब दें। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, कल ये भी हुआ है कि शेख रशीद साहब ने वजीर आजम को NA-55-56 से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया है। क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मियां नवाज को चैलेंज करने वाले की मैं 2 दफा जमानतें जब्त करवा चुका हूं और 2013 के इलेक्शन में साजिश के जरिए ये यहाँ से मेरे आगे से भाग गया था, दूसरे हल्के में चला गया। अभी मैं इसको चैलेंज करता हूं कि ये रिजाइन करें। मियां नवाज शरीफ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, ये आज रिजाइन करें और मैं इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं सियासत छोड़ के घर चला जाऊंगा। ये मेरी तरफ से चैलेंज है शेख रशीद को। और ये इसको अभी थोड़े दिन पहले हमने 500 सीसी का एक इंजेक्शन लगाया है, जिसकी वजह से ये बोल रहा है, वो है लोकल बॉडीज इलेक्शन और कंटोनमेंट का इलेक्शन। और उसमें जो इंजेक्शन इसको लगा है उसमें थोड़ी सी मिकदार एफिडेंट की भी थी, इसलिए इसका नवाज शरीफ साहब को चैलेंज करना तो दूर की बात है। मैं आज आपके चैलेंज के जरिए, आपके टेलीविजन के जरिए, जियो के जरिए इसको चैलेंज करता हूँ कि ये आज रिजाइन करें, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं हार जाऊं तो मेरा ख्याल है कि ना मैं कभी टेलीविजन पे आऊंगा और ना कभी मैं सियासत का नाम लूंगा। हनीफ अब्बासी साहब ने शेख रशीद साहब को चैलेंज कर दिया। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज से बात की। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक का कहना है कि 8 सितंबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पनामा लीक्स का मामला उठाएंगे। PAC इजलास वजीर आजम के इख्तिदार के खात्मा हो सकता है। नईमुल हक ने बताया कि इमरान खान आइंदा साल हज की सआदत हासिल करने का इरादा रखते हैं। इमरान खान का इस साल हज पर जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं था। तहरीक की वजह से हज का प्रोग्राम मुलतवी करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह खैरपुर में मीडिया से बात कर रहे हैं। ये ऐसा ही 9 अरब होंगे जैसे सखर में जून के महीने में 4 अरब मैंने किसी को दिला दिए। कहना है कि वो एमक्यूएम को तोड़ने के बाद जो पार्टी को भी तोड़ने की बात आ गई है और जो गन्ना विद्रोह जो अनकरीब जो है जलसा करेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी के बहुत से MLA और MP शामिल होंगे। ये हर आदमी को ख्वाब देखने की इजाज़त है। जैसे मंजूर वसान साहब हमारे ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर भी अच्छी देते हैं, तो आप वाला ख्वाब देखने का हर आदमी को इजाज़त है। शाह साहब, जो आपकी 3 साल हो रही है उसमें कारकुनान ने सदर के लिए आपका नाम भी दिया, सिंध के सदर के लिए, क्योंकि माशाल्लाह भागदौड़ बहुत करते हैं। तो क्या हम समझें कि मैं कोई सिंध के सदर का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं मीडिया पे कह रहा हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, मेरी मुल्क की जिम्मेदारी है। तो क्या सिंध के सदर पे मैं आके वो जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ? मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं ओहदों के पीछे नहीं चलता, ओहदे मेरे पीछे चलते हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह खैरपुर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताहिरुल कादरी के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, हम सड़कों पर नहीं आ रहे, लोगों से रब्ता कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 16 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरास्ता डेनमार्क अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म एक रोज़ डेनमार्क में क़याम करेंगे और 18 सितंबर को डेनमार्क से अमरीका रवाना होंगे, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शरीक होंगे और जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की वतन वापसी 24 सितंबर को होगी। और कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ कामरान माइकल की क़यादत में पाकिस्तानियों ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। कामरान माइकल ने कहा कि भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज करके दुनिया का ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ कामरान माइकल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर न्यूयॉर्क के बाहर मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में निहत्ते शहरियों पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। हमारा मुतालबा है कि इंसानी हकूक़ कमीशन के नुमाइंदों को कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना था कि भारतीय बंदूकें सिर्फ कश्मीरियों के चेहरों को नहीं बल्कि इंसानियत को छलनी कर रही हैं। जियो फिल्म्स के बैनर तले ईद उल अज़हा पर आने वाली फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है के गीतों ने रिलीज होते ही धूम मचा दी।
जिंदगी कितनी हसीन है के गीतों ने अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर ली है और इन गानों ने YouTube पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज भी अपने हिस्से में समेट लिए हैं। कितनी बार लौटोगे फिर कितनी बार छोड़ोगे, कभी ठहरो तो पल दो। अभी रावलपिंडी से दिल दहला देने वाला वाकया रिपोर्ट हो रहा है। चक्री रोड पर फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में एक दुल्हन जाँ बहक हो गई है। पुलिस जराये के मुताबिक दुल्हन पार्लर से तैयार होकर आ रही थी। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, क्या मामला है, क्या मालूम कर पाए आप? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। चक्री रोड पर गांव मीरा की रिहायशी थी 22 साल आमना, जो अपने जिंदगी का नया सफर शुरू करना जा रही थी और आज उसकी शादी थी। ब्यूटी पार्लर से तैयार होने के बाद जैसे ही चक्री रोड पर पहुंची तो दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। खातून को गोलियां लगी जो कि मौके पर जहां बहक हुई है। अब खातून की जो डेड बॉडी है उसको DHP रावलपिंडी शिफ्ट किया जा रहा है। इब्तदाई जो मालूमात है पुलिस के मुताबिक इसमें इस खातून की शादी थी और फायरिंग करने वाले शख्स का नाम भी जुबैर नामी शख्स बताया जा रहा है। इसके रिश्तेदारों ने जो इल्जाम लगाया उसके मुताबिक इसका रिश्ता इस खातून के लिए आया था, जो फैमिली ने रिजेक्ट किया और उसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और आज इस खातून को दिन दिहाड़े चक्री रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इरशाद कुरैशी इस वाक़े से मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे हैं। चक्री रोड पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की और दुल्हन 22 साल आमना जो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर जा रही थी वेन्यू पर जहां उसकी शादी थी, जहां उसकी बारात उसका इंतजार कर रही थी, वो अब दम तोड़ गई है। और पुलिस जराये कहते हैं कि ये फायरिंग रिश्ते के तनाज़े पर की गई है। इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात सामने आई हैं हमने आपके सामने रखी।